हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका आरके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आरके केमिस्ट्री क्लासेस आपको फ्री में पूरी केमिस्ट्री 11th 12th बीएससी तक फ्री में केमिस्ट्री देगा, पढ़ाएगा। तो आज चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, सब अपना अपना प्रयास कर रहे थे। पहले थॉमसन आए, बताए कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो तरबूज के समान देखने में लगता है, इस तरह व्यवस्थित रहता है तरबूज की तरह। जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी तरह धसे होते हैं। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। बट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां रह गई। वो कमियां क्या थी? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है, लगातार रेडिएशन लॉस करता है। इस आधार पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लॉस करेगा। एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन्स हो जाएंगे। आई थिंक हमारे अनुसार इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिरता है, हमारे अनुसार क्या, सबके अनुसार, तो एटम ब्लास्ट कर जाएगा। अगर एटम ब्लास्ट कर गया तो पूरी दुनिया ब्लास्ट कर गई। तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाए थे। साथ ही साथ जो एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, उनकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। और एक बात और, रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट था जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, तो भाई अब चूंकि निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो एनर्जी लॉस करेगा। तो जो भी एनर्जी लॉस करना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस लॉस करना चाहिए। बट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पता चला जो भी एटम एनर्जी को लॉस करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में लॉस करते हैं, डिसकंटिन्यूअस मैनर में। तो इन्हीं सब ड्रॉबैक्स के कारण कॉन्सेप्ट आया नील बोर्स का, जो जिन्होंने एटॉमिक मॉडल का सबसे सक्सेसफुल मॉडल इन्होंने दिया। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग में अगर बात करूं तो पास्टुलेट फर्स्ट है या पहला पॉइंट है जिसमें इन्होंने कहा कि कोई भी एटम स्फेरिकल है, इसको रदरफोर्ड भी बता चुके हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम के रिलेशन में अगर आप देखेंगे बहुत कम साइज में, बहुत कम स्पेस न्यूक्लियस कवर करता है। इट मींस वी कैन से दैट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट ऑलवेज इन द सेंटर, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन एटम, एंड ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये तो मैं इसको पास्टुलेट फर्स्ट मान सकता हूं। सेकेंड पास्टुलेट की बात मैं करूं अगर, एक बात याद रहे, जो भी बोर का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम थ्योरी बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी बेस्ड है, इस बात को दिमाग में रखे रहिएगा। सेकेंड पास्टुलेट, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है जैसे कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जो रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है उसी पर ये बेस्ड है। और इसके बाद अगर बात करें हम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सर्कुलर पाथ होते हैं, कई सर्कुलर पाथ होते हैं, परंतु सभी सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकते। इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नाम दिया गया, ऑर्बिट्स या शेल। अब सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बोर, केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल nh अपॉन 2 पाई, या इसको लिख सकते हैं nh कट भी लिख सकते हैं, बिकॉज h कट इक्वल h अपॉन 2 पाई होता है। तो मैं इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं। mvr जो इसका एंगुलर मोमेंटम है,
भाई देखिए दो मोमेंटम एक लीनियर, अगर कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से एक लाइन पे जा रहा दैट हैव लीनियर मोमेंटम, जिसे आप p इक्वल टू mv लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे r डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसे हम लोग mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 ये इंटीग्रल वैल्यूज होगी, अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू बोर। मतलब अगर मैं कहूँ n की जगह 1.5 आ जाए 2.5 आ जाए तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां। तो और जिस एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी भी याद रखिएगा फिक्स होती है, उसकी एनर्जी फिक्स होती है। कैसे इसको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, न्यूक्लियस है, इसकी इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, एनर्जी फिक्स होती है। इसे स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। अब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, क्योंकि इस स्टेशनरी स्टेट या चूंकि एनर्जी फिक्स होने के कारण किसी भी जो एनर्जी जो ये सर्कुलर पाथ है, सभी सर्कुलर पाथ जिसका MVR इक्वल टू NH/2 पाई होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, उसे एनर्जी स्टेट के नाम से जाना जाता है। या इसे इसकी डिफरेंट एनर्जी होती है, इसीलिए इसको एनर्जी लेवल्स के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया। एनर्जी लेवल्स को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या इसी को KLMN से रिप्रेजेंट किया गया। ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के जो पास है उसको n इक्वल टू 1 2 3 4, या इसको लिख सकते हैं KLMN। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे इनकी एनर्जी जो है ऑनवर्ड्स बढ़ती जाती है। सबकी एनर्जी लेवल्स अलग अलग है। मैं अगर कहूं n इक्वल टू 1 या k ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इसे आप, n इक्वल टू 2 इसे आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, l ऑर्बिट या l सेल। इसी तरह n इक्वल टू 3 में लिख सकते हैं m ऑर्बिट, n इक्वल टू 4 में लिख सकते हैं n ऑर्बिट, n इक्वल टू 5 में लिख सकते हैं KLMNOP एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, n मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो कि इंटीग्रल वैल्यू होगी, वैसे वैसे आप देखेंगे सेल की एनर्जी भी बढ़ रही है। एक चीज और, अगला अगर मैं पास्टुलेट्स की बात करूं, अगले पास्टुलेट्स की, तो भाई देखिए चूंकि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ इनवर्ड साइड में एक अट्रैक्टिव फोर्स से काम करता है, दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स काम करता है, दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही कारण है इलेक्ट्रॉन यथास्थिति अपने स्टेशनरी स्टेट में ही घूमता रहता है। यही मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाता जब तक कि बाहर से उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और आगे अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी हमने आपको बता दिया स्टेशनरी स्टेट है, सबकी एनर्जी फिक्स होती है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। अगर आगे मैं बात करूं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपना स्टेशनरी स्टेट छोड़ के किसी दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाता है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जब तक वो अपने स्टेट में रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को इमिट करता है ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब अपना स्टेट, जैसे मान लीजिए आप अपना स्टेट छोड़ के यूपी से उत्तराखंड जाते हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में कैसे आपका खर्चा चलेगा। तो वैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपना जो स्टेट है उसे चेंज करेगा तो वो एनर्जी को या तो लॉस करेगा या तो इमिट करेगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल 1 में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है,
यहाँ n इक्वल टू मैं लिख देता हूं 2 या 3 कुछ भी लिख दूंगा। तो जब तक n इक्वल 1 में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब तक तो इसे ना तो एनर्जी की जरूरत है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर से एक्सेस एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके और हायर लेवल में चला जाएगा। इसको मैं E2 लेवल मान लूं, इसको E1 लेवल मान लूं, ठीक। तो जो एनर्जी डिफरेंस आया वो डेल्टा E इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1, जो कि h न्यू के इक्वल होगा, h न्यू के इक्वल होगा, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से जहां जाएगा एनर्जी लेके, दैट लेवल इज नोन एज एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड लेवल। अब अगर लोअर टू अपर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू अपर जाएगा, याद रहिए लोअर अपर, यहां से लोअर से अपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर अपर से लोअर आएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। इट मींस इट इज क्लियर दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन देयर स्टेशनरी ऑर्बिट, then they don't loses the energy or don't absorb the energy, but the electron when go away from their original level, then they can either absorb energy or emit energy. This is the one main important postulates of Bohr's atomic theory, जिसे आप इस वैल्यू को एनर्जी ऑफ क्वांटम भी कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटम भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और, जो भी एक बोर एटॉमिक थ्योरी है, याद रखिएगा ये कहीं न कहीं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लागू है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई केबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं He प्लस और मैं लिख सकता हूं Li2 प्लस, इन्हीं पे लागू हो जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ा सा इनके मतलब एक्साइटेशन, जो भी इलेक्ट्रॉन अपना लेवल छोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा, कहीं न कहीं बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, ये भी ध्यान रहे। साथ ही साथ याद रहे कहीं न कहीं कि जो बोर कॉन्सेप्ट है वो प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। बाद में बोर ने अपने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी एटम का रेडियस, किसी भी एटम में जो एनर्जी, जिसे एनर्जी लेवल कहा जाता है, इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है, ऑर्बिट भी कहा जाता है। बाद में बोर ने क्या किया, किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, न्यूक्लियस से जो एनर्जी लेवल है उसके भी जो रेडियस होता है, रेडियस कैलकुलेट इन्होंने किया। तो कई मतलब अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर बोर्ड ने काफी चीजें कैलकुलेट की। ठीक है, हमें लगता है आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।